हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी स्टूडेंट को आप सभी को पता है कि देखिए अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए डेली लाइव क्लासेस जो हमारे एप्लीकेशन पे अर्थात ऐप पे करीब 50 लाइव क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट की पैरेलल चल रही होती हैं। साथ में आपको यानी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आपने जैसे कि थ्योरी पढ़ी, सच है, मान लो कि जैसे मेरी एक क्लास 8 बजे होती है, ठीक है? तो उसमें आपने थ्योरी पढ़ा, तो उस थ्योरी के पढ़ने के बाद उसका लाइव टेस्ट और क्विज़ेस होगा। तो जैसे कि 9 बजे मैं इस ऐप पे ही क्या करता हूँ, लाइव टेस्ट और क्विज़ेस लेता हूँ, ठीक है? 10 बजे भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज होती है जो कि 2021 के पीटी परीक्षा के लिए, पीटी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। इसीलिए हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, तो इसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है सभी बच्चों को। और ये ऐप स्टोर से, अगर जिसके पास एप्पल का फोन है तो एप्पल यानी एप्पल स्टोर से, और आपको वहां से डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है। साथ में अबाउट मी, मेरे बारे में, तो मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल और जो इकोनॉमी है पीटी और मेंस के लिए पढ़ाता हूं मैं। साथ में पॉलिटी पीटी के लिए पढ़ाता हूं। तो ये हिस्ट्री की जो क्लासेस होती है वो एक दूसरे चैनल पे होती है, और पॉलिटी की क्लासेस शाम में 8 बजे अर्थात रात में 8 बजे ऐप पे होती है। ये ऐप की लिंक है, अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक है, इसको आप जाके वहां फॉलो कर सकते हो मुझे। टेलीग्राम लिंक है, और इस टेलीग्राम में सारा हैंडआउट जितना भी है, इवन हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ साथ और भी सब्जेक्ट का हैंडआउट प्राप्त करवा दूंगा। वहीं देखो एसपीडीएससी 10 मेरा ये कोड है। ये क्या है, कोड है, और ये देबी वाईटी ये कोड है। ये दोनों कोड को यूज करके 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त करना है, ठीक है? साथ में हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। इसके साथ साथ हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे सिलेबस को कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया गया है। जैसे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे करीब 16,000 कोर्सेज पड़े हुए हैं। जैसे करीब हर एक सब्जेक्ट को लेकर के पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, करीब 20 से ऊपर अपकमिंग क्लासेस होता है। इसके साथ साथ मेरा ये देखो अगेन, ये देवी वाईटी, आप इस कोड को देख रहे होंगे, ये कोड है, आपको 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा इस कोड के अंतर्गत। और आपको करना क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें से कि आप देख पाओगे कि जैसे कि देखिए ये 10% डिस्काउंट प्राप्त होता है, तो एक माह से लगा करके 36 माह तक का हमारे पास प्लान है। इस प्लान के अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अर्थात आप हमारे साथ अगर जुड़ते हो तो आपकी तैयारी यानी कॉम्प्रहेंसिवली ढंग से और गारंटी से कंप्लीट करवाई जाएगी। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा प्लान है जो सबसे बेहतरीन प्लान है, और जल्द से जल्द जुड़ जाओ क्योंकि 25 से इसका आइकॉनिक का रेट भी हाइक होने वाला है। तो ये कोड यूज करना ना भूलो, क्योंकि इस कोड के माध्यम से ही आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। और ये प्लान हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है। ये 12 माह से 36 माह तक का प्लान है। इसके अंतर्गत लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोचेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्सनल कोचेस आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, ठीक है? इसके साथ साथ आप देख सकोगे कि जैसे कि ये इसमें से ऑप्शनल को लेकर के भी सेम 10% का डिस्काउंट है। एक माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है हमारे पास, ठीक है? तो आपने ये सारी चीजों को देखा। अब देखो हमारे यानी इसी प्लेटफॉर्म पे 2021 पीटी के लिए, 2022 और 2023 के लिए कुछ क्या है, कुछ बैचेज स्टार्ट हैं, जो कि ये बैचेज 21 से अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी इन बैचेज में जुड़ जाना है। ये बैचेज है, ठीक है? ये सारे बैचेज हैं, सभी को इन बैचेज में जुड़ जाना है। और आगे क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। अब देखो ये कोड है ना, इस कोड को सभी बच्चों को इस कोड को यूज करना है। SPDSC10 ये कोड है, ठीक है? इसके माध्यम से आपको अगेन डिस्काउंट प्राप्त होगा। और ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि आइकॉनिक का जो प्राइस है वो 25 से हाइक होने वाला है, ठीक है? सो चलो स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट हम पढ़ रहे थे। शेयर मार्केट में मैंने ये आपको जो सेकेंडरी मार्केट है, सारी जितने भी ब्लू चिप कंपनियां और इससे संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में डिटेल से बात करी थी। इसके साथ साथ मैंने निष्ठा कि ये सारी चीजें आपको, तो हमें यहाँ से शुरू करना था। भारत 22 एक्सचेंज ट्रेड फंड, कहाँ से? एक्सचेंज ट्रेड फंड। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसमें से भारत 22 ही क्यों कहा गया।
भारत 22 ही क्यों कहा गया? तो देखो इसमें भारत 22 एक्चुअल में ना, ये तो पहले ये जान लो कि ये एक म्यूचुअल फंड योजना है। ये क्या है? म्यूचुअल फंड योजना है। और भारत 22 इस वजह से कहा गया क्योंकि इसमें जो करीब क्या कि एक्चुअल 22 ही कंपनियां होंगी, 22 अलग अलग प्रकार की कंपनियां होंगी। इन कंपनियों के शेयर को बेच करके भारत सरकार कुछ पूंजी प्राप्त करना चाहती थी, कुछ पूंजी इकट्ठा करना चाहती थी। ये जो 22 कंपनियां हैं, इनमें से जो सभी बड़ी कंपनियों के शेयर थे, जैसे कि एनटीपीसी, ओएनजीसी या इस तरह की जो सभी सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियां थी, तो उनके इसमें से प्रमुख शेयर शामिल किए गए थे। किसमें? भारत 22 म्यूचुअल फंड योजना के अंतर्गत। ठीक है। तो अब सरकार को मैंने बताया था, सरकार को अब देखो पैसे की जरूरत पड़ी होगी, तो सरकार अब इनका शेयर बेच के पैसा मार्केट से उठाना चाहती थी। सरकार इन कंपनियों का शेयर बेच के मार्केट से पैसा उठाना चाहती थी। तो देखो ये जो म्यूचुअल फंड जो प्रबंधन किसके अंदर है, तो आईसीसीआई जो प्रेसिडेंशियल म्यूचुअल फंड कंपनी ने इसका प्रबंधन किया, मैनेजमेंट किया। और इसमें एक एक्चुअल में देखोगे कि हमारे जो भारत में खासकर जब कोई चीजें सरकार से जुड़ जाती हैं तो उसकी बहुत ज्यादा महत्व हो जाती है। जैसे कि इसका ये जो इस म्यूचुअल फंड योजना के अंतर्गत, भारत 2020 म्यूचुअल फंड योजना के अंतर्गत हुआ कुछ यूं कि इसमें से सरकार जो शेयर बेचना चाह रही थी, उसकी आपूर्ति कम रह गई और मांग बहुत ज्यादा हो गई। उसकी आपूर्ति क्या है? उसकी आपूर्ति कम रह गई और उसकी मांग बहुत ज्यादा हो गई। इसके चलते आप देखोगे कि मांग ज्यादा होने के चलते अब ऑब्वियस है सरकार क्या करेगी कि पैसा ज्यादा उठाने का प्रयास करेगी। तो सरकार ने फिर और इसमें से शेयर बढ़ा दिया और करीब इसमें से 14,500 करोड़ के करीब इनने क्या किया कि इसके माध्यम से इतना रुपया इकट्ठा किया। उद्देश्य कितना था? 800 करोड़ का। ध्यान से सुनिएगा, उद्देश्य 800 करोड़ का था और भारत सरकार ने करीब 14,500 करोड़ रुपया इसके माध्यम से क्या किया? विनिवेश किया। विनिवेश क्या है? आपको पता है कि जो कंपनियों का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा बेच के क्या कर लेना? पैसा बना लेना, यही विनिवेश है। तो सरकार ने इसके माध्यम से इन कंपनियों के शेयरों के माध्यम से अर्थात भारत 2022 के माध्यम से क्या किया कि इसमें से करीब 14,500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। ठीक है। तो अब आपको इसमें से देखना है कि देखो अब ये एक्चुअल में ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, देखो ये जो इसके अंतर्गत जो बेचा गया यूनिट है, उसको स्टॉक एक्सचेंज पर भी बेचा जा सकता है और इसी वजह से इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा गया। इसको स्टॉक एक्सचेंज पर भी बेचा जा सकता है। मान लो कि जैसे कि आपने क्या कर लिया, शेयर खरीद लिए। ठीक है। अब आपने शेयर खरीद लिया और पैसा दे दिया, तो आपके पास जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी आप क्या कर सकते हो? दूसरे को बेच सकते हो। इसी वजह से इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा गया। क्या कहा गया? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा गया। बस उदाहरण से ऐसे समझो, जैसे कि देखो ये भारत सरकार है, फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार है, भारत सरकार को कुछ पैसे चाहिए अपने खर्चे के लिए। तो भारत सरकार ने क्या किया, आजकल जो चल ही रहा है, तो भारत सरकार ने, जो भारत सरकार के पास कुछ कंपनियां हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, इन कंपनियों के शेयर को, करीब 22 कंपनियों के शेयर को इकट्ठा किया और एक पूल बनाया, अर्थात एक कटोरे में इस विभिन्न प्रकार की जो कंपनियों के शेयर हैं, इनको इकट्ठा किया और इसको मार्केट में लेके आ गए। इसके माध्यम से क्या होगा कि आप देखोगे, इसके माध्यम से जो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आपको एक चीज का आइडिया लग जाएगा कि करीब इसमें से 22 कंपनियों के शेयर हैं और सरकार से जुड़ी हुई चीज है। तो सरकार इन शेयरों को बेच करके जो इस डलिए में है, जो इस पूल में है, जो इस कटोरे में है, इसके अंतर्गत सरकार 800 करोड़ रुपया का उद्देश्य रखती थी कि हम इन शेयरों को बेचेंगे, 800 करोड़ रुपया बना लेंगे। जब ऐसा, अब भारत में अगर कोई चीज सरकार से जुड़ी होती है तो उसकी मान्यता बहुत अधिक हो जाती है। जैसे ही इसकी लॉन्चिंग हुई, भारत 22 के शेयर हैं, शेयर बाजार में आए, तो अचानक से मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो सरकार को लगा कि अरे हम तो ज्यादा पैसा उठा सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया कि इन्हीं के माध्यम से करीब 14,500, ध्यान से सुनिएगा, करीब 14,500 करोड़ के शेयर इनने मार्केट से क्या कर लिया, सॉरी बेच दिया। अब जो ये शेयर है किसके पास पहुंच गए? ये रुपया तो पब्लिक के पास, सॉरी पब्लिक से कहां पहुंच गया? सरकार के पास पहुंच गया, सरकार के पास। अब जो इसके शेयर हैं वो पब्लिक के पास पहुंच गए।
पब्लिक के पास पहुंच गए। तो ये पब्लिक के पास जो ये रुपया वो जो ये शेयर हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है, बेचा जा सकता है। इसी वजह से इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा गया। इसी वजह से इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा गया। क्यों? क्योंकि इनको स्टॉक एक्सचेंज पे भी बेचा जा सकता है। अगर मान लो कि पब्लिक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो इसे बेचा जा सकता है, वहां पे बेच सकता है। तो आपने यहां तक चीजों को देखा। अब आपको देखना है अगला हमारा जो सब हेडिंग होगा। देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो सबसे पहले देखो जो चीज ट्रस्ट है, ज्यादातर की मैं बात करता हूं, बहुलता पाई जाती है कि जो चीज ट्रस्ट है या कुछ ऐसी है तो उसमें टैक्स नहीं लगता है। क्योंकि आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपको आइडिया होगा। तो पहले तो सुन लो कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है। ठीक है, देखो ये भी एक म्यूचुअल फंड कंपनीज है। ये भी एक प्रकार की म्यूचुअल, कहाँ गया, एक मिनट, ये भी एक प्रकार की म्यूचुअल फंड कंपनीज है। म्यूचुअल फंड कंपनीज का मतलब क्या है कि जो आप मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहते हो, और फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि सेफ नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए एक तरीके से मीडिएटर बन के म्यूचुअल फंड कंपनी आती है। तो जो रियल एस्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ये भी एक प्रकार की म्यूचुअल फंड कंपनी है। ठीक है, अब ये काम क्या करती है, देखो क्या होता है, ये रियल एस्टेट के क्षेत्र में, जो रियल एस्टेट होता है, जो जमीन धंधा इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो उसके क्षेत्र का म्यूचुअल फंड भी इसे कहा जाता है। क्यों उसके क्षेत्र का म्यूचुअल फंड कहा जाता है? क्योंकि इसका जो पैसा होता है उसी क्षेत्र में निवेश किया जाता है। मान लो ये कंपनी है और ये पैसा इकट्ठा की, तो ये पैसा अपना कहाँ लगाएगी, ये रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाएगी। कहाँ लगाएगी? रियल एस्टेट में। तो देखो कई बार क्या होता है कि लोग रियल एस्टेट में पैसे को लगाना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ से रिटर्न ज्यादा है, लेकिन कई बार कम पैसा होने के चलते इसमें से जो निवेशक हैं वो नहीं लगा पाते हैं, वो नहीं लगा पाते हैं। तो होता क्या है कि इसमें से आप देखोगे कि जो कंपनी है ये एक मीडिएटर के, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये एक मीडिएटर के रूप में आ जाती है और यह लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, जो पैसा लोग रियल एस्टेट में लगाना चाहते हैं। और ये जो इच्छुक निवेशक होते हैं ये इसको पैसा दे देते हैं, और इनका जो पैसा है वो कंपनी उठा करके रियल एस्टेट में क्या कर देती है, लगा देती है। तो देखो अब जो ये परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत जो इसमें से जिन लोगों का पब्लिक का पैसा जमा है, उसमें से जो लाभ का हिस्सा है 90% उन निवेशकों में बांट दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 90% उन निवेशकों में बांट दिया जाएगा, और 10% हिस्सा ये कंपनी रख लेगी, अर्थात इसका जो मैनेजमेंट टीम है और ये जो पूरे खर्चे हैं उसमें अपना ये काम चलाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके दूसरा फायदा इस वजह से इसको हो जाता है कि इसको अपने लाभ पे इसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है एक्चुअल में ये ट्रस्ट के रूप में काम करती है, ये कंपनी अधिनियमों के रूप में काम नहीं करती है। इस वजह से इसको टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो एक फायदा तो इसका ये भी हो जाता है। तो इसका टैक्स नहीं भरना पड़ता, तो दूसरा एक तो फायदा, इसका फायदा तो डायरेक्ट पहुंचेगा ना पब्लिक के पास। तो इस वजह से यहाँ लोग और ज्यादा आकर्षित होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में और ज्यादा आकर्षित होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। चलो एक बार इसे समराइज कर देता हूं। देखो भैया, मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई एनसीईआरटी, कोई बुक्स नहीं फॉलो करना है, कोई रेफरेंस बुक नहीं। मैं आपको रिकमेंड करता हूं बस नोट्स जो करीब 350 पेज से ऊपर का होता है, और ये लेक्चर जो क्लास लेक्चर करीब 160 क्लास लेक्चर आएंगे। बाकी मेरी गारंटी है कि आप 90% क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे, पूरी तरीके से सक्षम होंगे। चलो अब रियल, अब देखो इसी वजह से, क्योंकि देखो ये प्रीमियर लेक्चर है, मुझे इस बात का अंदाजा है, मैं तनिक भी नहीं भूलता हूं कि अगर आपको कोई एक भी बच्चे को डाउट होता है तो आप यहाँ क्वेश्चन कमेंट तो करते हो, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि टीचर यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है, तो मैं इस वजह से समराइज करने की कोशिश कर देता हूँ। अब जरा देखो कि मैंने रियल स्टेटमेंट, रियल रियल स्टेट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पहले आप इसे ऐसे देख लो, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखो ये एक प्रकार की योजना है, ये भी एक प्रकार की म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये भी एक प्रकार की म्यूचुअल फंड कंपनी है। मैंने बता ही चुका हूं कि म्यूचुअल फंड कंपनी का क्या काम होता है। अब मान लो
कि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसका जो पैसा है, ये जो पैसा इकट्ठा करेगी, म्यूचुअल फंड कंपनी का काम क्या होता है? लोगों से पैसा इकट्ठा करके शेयर मार्केट में लगाती है। तो ये भी कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी और कहाँ लगाएगी? ये रियल एस्टेट में लगाएगी। ये रियल एस्टेट में, यानी रियल एस्टेट का मतलब आप जानते ही है ना, जैसे कि लैंड को खरीदना, घर को बेचना, खरीदना, ये सब जमीन के धंधे में क्या करेगी? रियल एस्टेट में इसका कारोबार किया जाएगा। तो अगर मान लो कि कुछ व्यक्ति जिनके पास पैसा कम है, तो रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो ऐसा तो है नहीं है कि पैसा कम है तो वो व्यक्ति रियल एस्टेट में घुस जाएगा, इसके लिए मोटा पैसा चाहिए। तो वैसे व्यक्ति जो इसके रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए इच्छुक है, जो चाहते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा लगाएं, तो उनके लिए ये कंपनी एक तरीके से समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। क्यों? क्योंकि उन सभी व्यक्तियों का पैसा लेकर के यह एक पूल तैयार करती है, और वो जो पूल है वो रियल एस्टेट के बिजनेस में, बाजार में लगा दिया जाता है। कहाँ? रियल रियल एस्टेट के बाजार में पैसा लगा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, रियल एस्टेट के बाजार में ये पैसा क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है। आज जब ये रियल एस्टेट के बाजार में पैसा लगा दिया जाता है, तो आप एक चीज इसके अंतर्गत देख पाओगे कि जो लाभ बनाएगा, तो लाभ में 90% ये जो पैसा जो पब्लिक, देखो ये पूरा पैसा पब्लिक का ही है, तो 90% हिस्सा लाभ का, 90% हिस्सा लाभ का डायरेक्ट पब्लिक के पास जाएगा, और 10% काट के यह कंपनी क्या कर लेगी? रख लेगी, और वही 10 रुपए में 10% में अपने पूरे खर्चे चलाएगी, वही 10% में अपने पूरे खर्चे चलाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में रियल एस्टेट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। देखो अब कंपनी को 10% में आपको सोचना चाहिए कि अच्छा ये इसको इतने इतना फायदा हो जाता होगा क्या? 10% में कैसे काम चलाती है? इसका एक पूरा बड़ा ऑफिस होता है, पूरे खर्चे होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। तो इसको दूसरा फायदा ये हो जाता है कि जिसने लाभ कमाया ना, तो इसको टैक्स नहीं अदा करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करती है, ट्रस्ट के रूप में कार्य करती है। और जो चीजें, जो भी कंपनी या कुछ ऐसा जो ट्रस्ट के रूप में कार्य करती हैं, तो उनको टैक्स नहीं अदा करना पड़ता है, वो टैक्स से मुक्त होती हैं। वो क्या है? टैक्स से मुक्त होती हैं। तो आपने यहां तक चीजों को देखा। अब आपको एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल्स देखना है। एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल्स, कैपिटलिस्ट सॉरी, ठीक है ना? एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। चलो थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर ही देता हूं। देखो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? चलो ध्यान दीजिएगा। देखो ये दोनों ही जो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल्स, ये दोनों ही निवेशक होते हैं, ये दोनों ही इन्वेस्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये दोनों ही इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन जो ये एंजल इन्वेस्टर्स है, ये इंडिविजुअल्स होता है, और ये जो वेंचर कैपिटल्स है, ये इंडिविजुअल्स का पैसा लगाता है। दोबारा सुनिएगा, क्योंकि मैं यहां से कड़ी से जोड़ना चाह रहा हूं कि ये जो एंजल इन्वेस्टर्स है, ये इंडिविजुअल होता है, और वेंचर कैपिटल से इन इंडिविजुअल्स का पैसा शेयर मार्केट में लगाता है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति निवेशक ही होते हैं, दोनों व्यक्ति इन्वेस्टर्स ही होते हैं। ठीक है, और इनके पास पैसा ज्यादा होता है, तो जोखिम लेने का, रिस्क लेने का जो कैपेसिटी होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा है। तो अब ऑब्वियस है कि अगर पैसा ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा, तो पैसा भी ज्यादा होगा। तो ये लोग जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये नई कंपनियों में, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो नव स्थापित कंपनियां हैं, उस पे निवेश करते हैं, उस पे इन्वेस्ट करते हैं, और लंबे समय तक अपनी जो हिस्सेदारी को होल्ड करके रखते हैं, लंबे समय तक बरकरार रखते हैं। इनका जो उद्देश्य है वो तत्काल लाभ कमाने का नहीं होता है, बल्कि यह जो नव निर्वाचित कंपनी है, जो नई कंपनी स्थापित करी गई है, तो उसके कारोबार में ये सम्मिलित होते हैं, उसके ये कारोबार में सम्मिलित होते हैं। अब जैसे जो निर्वाचित कंपनी, निर्वाचित तो नहीं कहेंगे, जो स्टार्टअप कंपनी है, जो नव स्थापित कंपनी है, जैसे कि इंफॉर्मेशन से संबंधित, मान लो आईटी से संबंधित, ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, या ई कॉमर्स से संबंधित, ई कॉमर्स जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट। इंफॉर्मेशन आईटी से संबंधित कोई कंपनी ले लो, जैसे मान लो कि कोई भी इंफोसिस ही ले लो। वही टेक्नोलॉजी से संबंधित, चलो एलन मस्क की कोई कंपनी कंपनी ले लो, ठीक है ना?
तो ऐसी कंपनियां, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से, तो ऐसी कंपनियों में जो एंजल इन्वेस्टर्स होता है वो अपनी धनराशि को निवेश करता है, अपनी धनराशि को निवेश करता है। लेकिन ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो व्यक्ति इच्छुक निवेशक है, उनकी धनराशि को इकट्ठा करके इसमें से निवेश किया जाता है, इनकी धनराशि को इकट्ठा करके इसमें से निवेश किया जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स नव स्थापित कंपनियों में, ध्यान रखिएगा, ये उसको वरीयता देता है और संस्थापक की छवि को इसमें ज्यादा वरीयता देता है, कि मतलब ये उसको, जैसे कि कोई कंपनी स्थापित हुई है तो उसका संस्थापक सदस्य हो जाए, या संस्थापक यानी उसकी एक तरीके से ये कह लो मालिक की भूमिका को ज्यादा अदा करता है। लेकिन ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इच्छुक निवेशक होते हैं, वो पैसे को लगाना चाहते हैं नव स्थापित कंपनियों में, तो वेंचर कैपिटलिस्ट के माध्यम से पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने यहां तक चीजों को देखा। अब देखिए, जबकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये कारोबार की प्रकृति को वरीयता देते हैं, कारोबार की प्रकृति कैसी है। लेकिन ये जो एंजल इन्वेस्टर्स है, ये संस्थापक की छवि को वरीयता देते हैं। जरा इन दोनों में अंतर समझिएगा। देखो, मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको, कि ये जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, अगर इसका संस्थापक की जो छवि है बहुत अच्छी है, स्टार्टिंग से इसने अपने पूरे, मान लो किसी कंपनी का सीईओ है, या उसका संस्थापक है, कोई कंपनी लेके आया है, और इसका पहले से बहुत अच्छी मार्केट में छवि है, तो उसको ये प्रेफरेंस देंगे कि नहीं। अब इंडिविजुअल है आदमी, तो किसे देखेगा, उसी चीज को देखेगा। तो ये देखेगा कि अच्छा उसकी छवि कैसी है, उसने पिछला अपना लाभ कैसे बनाया है, कैसे इसकी कंपनी ग्रो कर रही थी, तो उसको ये क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा, वरीयता देगा। लेकिन जो दूसरा जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, ये जो लोगों का पैसा लगा रहे हैं, जो ये इच्छुक निवेशकों की पूंजी निवेश कर रहे हैं, तो आप इसको देखोगे कि स्टार्टअप योजनाओं में ये जो प्रकृति को वरीयता, जो कारोबार की प्रकृति है, मतलब कैसा नेचर है, क्या रिटर्न आएगा, क्या रिटर्न नहीं आएगा, उसको ये क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। और आपसे जब एंजल इन्वेस्टर्स और ये वेंचर कैपिटलिस्ट से क्वेश्चन आएगा, तो एक स्टेटमेंट ध्यान ध्यान रखिएगा, ये जरूर रहेगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये जरूर रहेगा। अब मान लो स्टार्टअप योजना किसे कहा जाएगा, अब किसे माना जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टअप आज ही कोई कंपनी स्टार्ट हुई हो तो उसे स्टार्टअप मान लिया जाएगा, और स्टार्टअप, या फिर अगर कोई 1 साल पुरानी कंपनी है तो इसे स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए कुछ तो मापदंड होंगे, कुछ तो पैमाने होंगे। तो जी हाँ, कुछ पैमाने हैं। जैसे इसके अंतर्गत स्टार्टअप कंपनी को एक प्रकार में परिभाषित कर सकते हैं। अगर कोई, जैसे ये कंपनी पहले इनोवेटिव नवाचारी हो, मतलब कोई नई चीज लेके आई हो, इनोवेशन से संबंधित हो, सॉरी, और ये 7 वर्ष से ज्यादा पुरानी ना हो। अगर 7 वर्ष से ज्यादा पुरानी होती है तो उसको स्टार्टअप के दर्जे नहीं दिए जाएंगे, वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगी। ठीक है, या साथ में जो मैंने ऊपर बताया, इंफॉर्मेशन से संबंधित कोई कंपनी हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, सॉफ्टवेयर से संबंधित हो, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हो, ये ऐसी कंपनी हो। तो अगर मान लो कि ये सभी कंपनियां 7 वर्ष से ज्यादा की पुरानी नहीं है, एक्सेप्ट टू बायोटेक्नोलॉजी, तो इन सभी को स्टार्टअप माना जाएगा। लेकिन इसका टाइम पीरियड, जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये इसका टाइम पीरियड बढ़ा के 10 साल तक कर दिया जाता है। इसका टाइम पीरियड 10 साल तक, बायोटेक्नोलॉजी की जो कंपनी है इसके लिए 10 साल का टाइम पीरियड मेजर किया जाएगा, मापा जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ दूसरा सबसे जो बड़ी बात है, इस कंपनी का जो वार्षिक रेवेन्यू यानी राजस्व भी मैटर करता है, जो वार्षिक रेवेन्यू है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी क्या होगी, स्टार्टअप होगी कि कौन सी कंपनी स्टार्टअप नहीं होगी। उसके लिए उसका जो रेवेन्यू है वो 25 करोड़ का हो। ठीक है, 25 करोड़ से ज्यादा का ना हो, मतलब इससे कमी हो, तभी ये पॉसिबल है उस कंपनी को स्टार्टअप बोला जाएगा, तभी पॉसिबल है कि उस कंपनी को स्टार्टअप बोला जाएगा। चलो, इसे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। मैंने देखो एक एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल समझाया। एंजल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट, बारी बारी से देखिएगा। देखो, ये एक निवेशक है, ये भी क्या है, एक निवेशक ही है। क्या है, ये एक निवेशक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये व्यक्ति भी निवेशक है।
इसके साथ साथ आप देखोगे इस व्यक्ति के साथ कि ये व्यक्ति जो संस्थापक की छवि देख के निवेश करेगा, संस्थापक की छवि देख के निवेश करेगा। इसके साथ साथ इनोवेशन, कंपनी इनोवेटिव होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म यानी ये लॉन्ग टर्म लाभ का उद्देश्य रखता है, लॉन्ग टर्म लाभ का उद्देश्य रखता है। इस व्यक्ति को एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, इस व्यक्ति को एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, ये स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करता है, जो नई कंपनियां, इनोवेटिव कंपनियां हैं। ठीक है, अब वेंचर कैपिटलिस्ट, सारी चीज सेम है, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि यह देखो निवेशक इंडिविजुअल है, ये व्यक्तिगत कर रहा है, लेकिन यह इंडिविजुअल्स का पैसा इकट्ठा करके और ऐसी कंपनियों में जो स्टार्टअप्स हैं उनमें पैसा लगाएगा। कौन? वेंचर कैपिटलिस्ट। ये संस्थापक की छवि पर नहीं बल्कि कारोबार की प्रगति को फोकस करता है। ये कारोबार की, जैसे कि कौन सा कारोबार की प्रगति क्या है, प्रगति क्या है, यदि उसके नेचर को देखता है तब पैसा लगाता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कारोबार की प्रगति देखकर, प्रगति देखकर क्या करता है, पैसा को लगाता है। इसके साथ साथ इसमें से ये भी सेम इनोवेटिव कंपनी पे, और इसका भी लॉन्ग टर्म ही लाभ कमाने का उद्देश्य रहता है। ये डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस हैं। तो अब स्टार्टअप किसे माना जाएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार्टअप किसे माना जाएगा? तो कोई भी कंपनी जिसका मतलब 7 साल से पुरानी ना हो, 7 वर्ष से पुरानी ना हो, पुरानी ना हो। ये बायोटेक कंपनी के लिए 10 साल है, ध्यान से सुनिएगा, बायोटेक कंपनी के लिए ये 10 साल है। ठीक है, ये नवाचारी हो, नवाचारी हो, नवाचारी का मतलब जैसे ई कॉमर्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी हो गई, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ इसमें से इसका जो रेवेन्यू है वो 25 करोड़ से ज्यादा का ना हो, 25 करोड़ से ज्यादा का ना हो, ज्यादा का ना हो, इसे स्टार्टअप माना जाता है, इसे स्टार्टअप माना जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, आपने ये भी देखा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें जो पढ़ना है, तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सब हेडिंग है, रोलिंग सेटलमेंट। क्या है? रोलिंग सेटलमेंट। तो रोलिंग सेटलमेंट क्या है, जरा रोलिंग सेटलमेंट को देख लो। रोलिंग सेटलमेंट, देखो भारत में शेयर मार्केट में जो खरीद बिक्री होती है उसका वास्तविक निपटारा एक्चुअल में उसी दिन नहीं होता है, तत्काल नहीं होता है। ठीक है, उसका जो निपटारा है तत्काल नहीं होता है। जो शेयर बाजार में, भारत की शेयर बाजार में, शेयर बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री का निपटारा, शेयरों की खरीद बिक्री का निपटारा, खरीद बिक्री का निपटारा, शेयरों की खरीद बिक्री का निपटारा तत्काल नहीं होता है, तत्काल नहीं होता है, नहीं होता है। शेयरों के बेचने और खरीदने के बाद डीमैट अकाउंट में लेन देन के उस वो जो उस दिन अगर जो डीमैट अकाउंट है, तो जैसे आप शेयरों को खरीद बेच देते हो तो खरीदने बेचने के बाद आपके डीमैट अकाउंट जो होता है वो उसी दिन क्या हो जाएगा या अगले दिन रिफ्लेक्ट कर जाएगा, दिखाने लगेगा। लेकिन वास्तविक निपटारा 3 दिन बाद होगा, वास्तविक निपटारा 3 दिन बाद होगा। इसी प्रकार से जो शेयरों को प्राप्त करने की वाली जो मान लो बेच कर आप धनराशि प्राप्त कर सकते हो, तो उसको आप उसी दिन नहीं प्राप्त कर पाओगे, आफ्टर 3 डेज, यानी T+2 कहा जाता है, T+2। ठीक है, T
+2, तो आप यानी 3 दिन बाद, जिस दिन आपने बेचा उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। इसी को T+2 सेटलमेंट या रोलिंग सेटलमेंट कहा जाता है। इसी को T+2 सेटलमेंट या रोलिंग सेटलमेंट कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा, देखो होता क्या है, आपको ये पता है डीमैट अकाउंट वगैरह ये मैं बता दूंगा, परेशान नहीं होना है। अगर आप किसी के भी शेयर खरीद के रखे हो और आप शेयर बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल उदाहरण से समझो इसे, जैसे कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे रॉयल मेहर है, रॉयल मेहर है, इनने शेयर खरीदा और इनके पास शेयर हैं, ठीक है, बस इनने शेयर कभी खरीदा होगा, इनके पास शेयर है। रॉयल मेहर ने शेयर बेच दिया, रॉयल मेहर ने शेयर बेच दिया, मान लो इन्हें पैसे की तत्काल जरूरत है, तो रॉयल मेहर अब शेयर बेचेंगे तो इनके पास डीमैट अकाउंट होगा, क्या होगा, डीमैट अकाउंट होगा, डीमैट अकाउंट होगा, इसी से शेयर की खरीद बिक्री होती है। तो डीमैट अकाउंट में हो सकता है उसी समय या अगले दिन ये क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए कि आपने जितने के शेयर बेचा वो रुपया रिफ्लेक्ट कर जाए, लेकिन इस पैसे को आप तत्काल निकाल नहीं सकोगे, मतलब अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, तत्काल सेटलमेंट नहीं होता है। तो कब, जिस दिन आपने शेयर बेचा उसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद आप पैसे अकाउंट से निकाल सकोगे, आप अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकोगे, पैसे निकाल सकोगे। इसी को T+2 सेटलमेंट या इसी को रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं। अब समझ आया, इसी को T+2 सेटलमेंट या रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं। ये तत्काल रिफ्लेक्ट तो कर जाएगा अकाउंट में, तत्काल पैसा नहीं निकलेगा, तत्काल पैसा नहीं निकलेगा। ये है T+2 सेटलमेंट या रोलिंग सेटलमेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो ये देखा टी प्लस रोलिंग सेटलमेंट या T+2 सेटलमेंट, ये पूरी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, देखो आगे जो हमारा सब हेडिंग है वो एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान है, एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान, ये क्या है। हम ना इसे मिटा लेते हैं, क्योंकि हम्म, बस 1 मिनट लगेगा मिटाने में, मिटाने में टाइम थोड़ी ना लगता है ना। तो आपने ये रोलिंग सेटलमेंट देखा, इकोनॉमी आसान है, परेशान नहीं हुई, इतना इसे इतना आसान बना दूंगा ना, बस नोट्स पढ़ना है। नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में अनअकैडमी देवी सिंह सर्च करना है, ठीक है, अनअकैडमी देवी सिंह, तो आपको नोट्स मिल जाएगा यहाँ, कंप्लीट नोट्स, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा नोट्स भी इसी चैनल पे मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको नोट्स क्या करना है, प्राप्त कर लेना है। अगला सब हेडिंग है हमारा ESOPs, ESOPs, देखो इसका मतलब एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान कहते हैं, एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान, लिख ही देता हूं, एम्प्लॉइज स्टॉक स्टॉक ओनरशिप, ओनरशिप प्लान, ओनरशिप प्लान, ठीक है। अब ये इसे समझने की कोशिश करेगा कि ये एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान क्या है। देखो एक कंपनी अपने कर्मचारियों को अपनी कंपनी के प्रति उनके योगदान के बदले आर्थिक प्रतिबल प्रदान करना चाहती है, ठीक है, या प्रदान करती है। दोबारा सुनिएगा, कोई कंपनी है अपने कर्मचारियों के योगदान के बदले, उसके जो कर्मचारियों ने अपना खून पसीना बहाया है उसके योगदान के बदले उनको आर्थिक इंसेंटिव, इकोनॉमिक इंसेंटिव देना चाहती है, उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव देना चाहती है। तो ये जो प्रतिफल है वो कंपनी के शेयरों के रूप में होगा, जो प्रतिफल है वो कंपनी के शेयरों के रूप में होगा, जो कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे वो कंपनी के क्या कर देंगे, शेयर दे देंगे, कंपनी का जो मालिक है कंपनी के शेयर दे देगा इन लोगों को। तो कंपनी के जब शेयर पा जाएंगे तो इनके अंदर एक बहुत अच्छी से मतलब फीलिंग आएगी, फीलिंग क्या आएगी कि जो कंपनी का कुछ बहुत मालिकाना अधिकार मिल जाएगा, तो ये कंपनी में और टूट के काम करेंगे,
कंपनी में ये और टूट के काम करेंगे। एक अच्छी भावना उत्पन्न होगी, अच्छा भाव उत्पन्न होगा, और कर्मचारी की जो निष्ठा है, जो उसकी कर्तव्य है, वो अपना पूरी ईमानदारी के साथ और कंपनी को अपना 100% देने की कोशिश करेगा। तो कंपनी के प्रति मतलब जो निष्ठा है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो प्रतिफल के संदर्भ में एक निश्चित टाइम पीरियड तक इस जो शेयर मिले हैं वो व्यक्ति बेच नहीं सकेगा। ये कंपनी को ही क्या कर सॉरी कर्मचारी शेयरों की जो बेच खरीद बिक्री है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद ही कर सकेगा, एक निश्चित टाइम पीरियड से पहले नहीं कर सकेगा, एक निश्चित टाइम पीरियड से पहले नहीं कर सकेगा। एक तरीके से मान लो जो एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान है, ये कुछ नहीं है, ये एक इंसेंटिव है जो कंपनी के कर्मचारी, जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उनको एक प्रकार का इंसेंटिव दिया जा रहा है कि ये ले लो, आपको इसके बदले आपको शेयर दे रहे हैं, और इस शेयर को आप चाहो कि कल बेच लो तो नहीं, एक निश्चित टाइम डिसाइड किया जाएगा, उसी के बाद इस शेयर को बेच सकोगे, अन्यथा आप दूसरे दूसरे व्यक्ति को उस शेयर को बेच नहीं सकोगे। इसी को ESOPS यानी एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान कहते हैं। इसे भी उदाहरण से समझ लो प्रैक्टिकली, ठीक है। मान लो कि मनीष चौहान है, मनीष चौहान है जो कि क्लास में है अभी, है ना। तो मनीष चौहान जी, मनीष चौहान जी एक रिलायंस कंपनी के मान लो IRL के ये एम्प्लॉइज हैं। मनीष चौहान जी RIL के एम्प्लॉइज हैं। कंपनी को लगा कि सारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंतर्गत कि अपने एम्प्लॉइज को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए, उनको और ज्यादा निष्ठा बनाने के लिए, कंपनी के प्रति और ज्यादा फेथ क्रिएट करने के लिए ये कंपनी IRL मनीष या फिर और एम्प्लॉइज को, मनीष जैसे एम्प्लॉइज को क्या कर देगी, कुछ शेयर दे देगी, कुछ शेयर दे देगी। तो अब कंपनी, मनीष के पास शेयर मिलने के बाद आप देखोगे जो मनीष है, मनीष को कंपनी पे थोड़ा बहुत मालिकाना अधिकार मिल गया। भले ही शेयर मान लो कि 0.11% ना हो, लेकिन मिला कि नहीं मिला, तो मालिकाना अधिकार मिल गया। तो अब मनीष को लगेगा कि अरे यार, कंपनी तो मेरी भी है, मुझे भी अपनी एक मालिक की तरह इसमें से काम करना है। मालिक की तरह मतलब ये नहीं कि किसी पे राज करना है या मनीष किसी पे अपना अधिकार जताने लगेंगे। मतलब कि मालिक क्या होता है कि वो अपनी चीजों का यानी पॉज और कॉन्स को ध्यान रखते हुए अपनी कंपनी की तरह इसमें से कार्य करता है, लाभ के मतलब इच्छा से काम करता है, लाभ के उद्देश्य से काम करता है। तो मनीष जी की जो निष्ठा है वो और ज्यादा हो जाएगी रिलायंस पे, मनीष जी की निष्ठा और ज्यादा, तो और ज्यादा हम क्या है लाभ कमा सकेंगे और बेहतर से काम किया जा सकेगा। इसी वजह से कंपनी अपनी कंपनी के प्रति निष्ठा को बरकरार रखने के लिए, फेथ को बरकरार रखने के लिए ऐसे शेयरों को जारी किया जाता है। और ये शेयर मनीष अगर चाहे कि मनीष को पैसे की जरूरत है तो किसी स्टॉक एक्सचेंज में पहले से कंपनी लिस्टेड है, तो किसी को बेच दे तो ये वाले शेयर नहीं बेच सकते। एक निश्चित समय अवधि के बाद, निश्चित टाइम पीरियड के बाद ही मनीष इन शेयरों को बेच करके पैसा बना सकते हैं। इसी को एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान कहते हैं, इसी को एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान कहा जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज भी देखा, उम्मीद करता हूं यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए, इकोनॉमी वाकई में रियली में बहुत आसान है, और मैं हूं ना, आप परेशान काहे होते हैं। इकोनॉमी के लिए आपको कोई समझ लीजिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं हूं। नोट्स मिल जाएगा, बहुत बच्चे नोट्स के लिए बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल में DB सिंह अनअकैडमी सर्च करना है, नोट्स मिल जाएगा। चलो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल यानी समता शेयर और वरीयता शेयर। समता शेयर इक्विटी शेयर बोलते हैं, समता शेयर और वरीयता शेयर, वरीयता शेयर, वरीयता शेयर। देखो, एक कंपनी के शेयर हैं, इन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जो कंपनी के शेयर हैं, कंपनी के शेयरों को ही दो प्रकारों में बांटा गया है। एक हो गया इक्विटी शेयर या समता शेयर, और दूसरा प्रेफरेंशियल शेयर या वरीयता शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर एक कंपनी के शेयर हैं, इनको दो भागों में ही बांटा गया है। शेयर को दो भागों में, एक तो ये हो गया समता और दूसरा हो गया प्रेफरेंशियल शेयर।
तो अब हम देखते हैं समता शेयर एक्चुअल में क्या है, फिर हम देखेंगे प्रेफरेंशियल शेयर। देखो, समता शेयर को ध्यान से सुनिएगा। ये कंपनी के साधारण शेयर होते हैं, यह कंपनी के साधारण और सामान्य शेयर होते हैं। कंपनी के संस्थापक और आम निवेशक के पास यही शेयर होते हैं, समता अर्थात इक्विटी शेयर होते हैं, ठीक है। ऐसे शेयर धारक कंपनी के किसी भी निर्णय में मतदान करते हैं और लाभांश का एक हिस्सा जो होता है वो तभी प्राप्त होता है जब कंपनी तय करेगी, जब कंपनी चाहेगी, ऐसे नहीं इन्हें मिलेगा इसका लाभांश। मतलब उदाहरण से समझना, प्रैक्टिकली समझना। जैसे कि एक कंपनी है, मान लो रिलायंस करके एक कंपनी है, RIL करके एक कंपनी है, ठीक है। अब इक्विटी शेयर क्या है कि जो आम निवेशक है और आम निवेशक के साथ साथ जैसे कि जो संस्थापक है, तो इनके पास जो शेयर होते हैं, जैसे कि संस्थापक हो गया मान लो अंबानी साहब हो गए, ठीक है, और इसके साथ साथ मनीष हो गए, क्या हो गए, मनीष हो गए, और रेणुका हो गई, रेणुका हो गई, ठीक है। तो आप देखोगे कि मनीष और रेणुका ये भी इनके आम निवेशक हैं, क्या है, आम निवेशक हैं। तो मनीष और रेणुका के पास इस कंपनी का मालिकाना अधिकार है, कौन सी, रिलायंस कंपनी का, रिलायंस इंडिया लिमिटेड का क्या है, मालिकाना अधिकार है, मालिकाना अधिकार है, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये रिलायंस है, कंपनी है, अगर इस पे कोई निर्णय लिया जाता है, इस पे कोई निर्णय लिया जाता है, मान लो कि कल रिलायंस जूते बना रही है और इसे चप्पल भी बनाना है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, तो इसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाएगी, कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी। तो कोर कमेटी की मीटिंग के अकॉर्डिंगली मनीष को भी बोला जाएगा और रेणुका को भी बोला जाएगा, ठीक है, अगर इनके पास शेयर की मात्रा काफी ज्यादा है। तो इसके जो निर्णय हैं ये भी अपने मतलब इसमें से निर्णय में भागीदार होंगे, इस कंपनी के ये भी एक तरीके से मालिक है। तो अब इनके पास जो शेयर है, ध्यान रखिएगा, जो लाभ मिलेगा तो लाभांश कंपनी का डायरेक्टर, CEO ये कंपनी तय करेगी, इनको वरीयता नहीं दी जाएगी। लाभ हो सकता है इन्हें, अगर सारा सब कुछ ठीक होता है, पहले लाभांश दूसरे व्यक्तियों में बटेगा, बाद में अगर कुछ हिस्सा बचता है तब रेणुका और मनीष को मिलेगा, अन्यथा पहले नहीं मिलेगा, अन्यथा पहले नहीं मिलेगा। तो लाभांश का एक हिस्सा ये तभी प्राप्त करेंगे मनीष और रेणुका जब इसका CEO अर्थात CEO मतलब ये संस्थापक कंपनी का क्या करे, चाहे, या कंपनी का जो हेड है वो चाहे कि अब हमें शेयर इन पे बांटना चाहिए। लेकिन इन पे मतदान का अधिकार और निर्णय लेने का अधिकार इस पे समता शेयर जिसके पास होंगे उस व्यक्ति को होता है। इसको इक्विटी शेयर कहते हैं, इसको इक्विटी शेयर कहते हैं, ठीक है। अब प्रेफरेंशियल शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर जरा देखो, इसको वरीयता शेयर, ऑब्वियस वरीयता शेयर। अब तो जरा देखो वरीयता शेयर का, इन्हें कंपनी बड़े निवेशक को, देखो ये कंपनी के बड़े निवेशक होते हैं, ये जो ये व्यक्ति होते हैं, ये वरीयता शेयर जिसके पास होता है, ये कंपनी में ज्यादा पैसा लगाते हैं, ये कंपनी के बड़े बड़े निवेशक होते हैं। इनको कंपनी पैसा कमाने के लिए कंपनी इनको बाजारी दर से, जो बाजारी दर है शेयर का, उससे महंगे दर पे इन व्यक्तियों को क्या करती है, शेयर बेचती है। तो अब ऑब्वियस है अगर ये लोग महंगे दर पे शेयर खरीदेंगे तो लाभ का एक निश्चित हिस्सा इनको पहुंचना चाहिए, लाभ का एक निश्चित हिस्सा इन शेयर धारकों को निरंतर कंपनी क्या करती रहती है, प्रदान करती रहती है। तो इन्हीं को इसी वजह से वरीयता शेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर कहा जाता है। इनके पास, ऐसे निवेशकों के पास प्रेफरेंशियल, पहले इनको इनके शेयरों में प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन इन व्यक्तियों के पास किसी प्रकार का मतदान का अधिकार नहीं होता है, इनमें किसी का मतदान का अधिकार नहीं होता है। उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा। अगेन मैंने यहाँ पे बताया, जैसे कि मान लो कि अखिलेश हैं और काजल हैं, यहाँ पे अखिलेश, अखिलेश, काजल और उनके साथ साथ पूजा जी हैं, इनके पास खूब पैसा है, ये पैसा रिलायंस में, इसी रिलायंस में पैसा लगाना चाह रही हैं, ठीक है, लगाना चाह रहे हैं, चाह रही हैं। अब हुआ क्या कि रिलायंस का एक शेयर 100 रुपया का है, लेकिन इन व्यक्तियों को एक शेयर 120 रुपया का मिलता है, 120 रुपया का मिलता है। तो ये कब इसमें इतना पैसा लगाएंगे, ज्यादा पैसा, देखो शेयर कम का है लेकिन फिर भी ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो इन्हें जो प्रेफरेंस दी जाएगी, जो लाभ होगा, लाभांश के हिस्से में जो लाभांश इनको निश्चित तौर से बांटा ही जाएगा,
लाभांश इनको निश्चित तौर से बांटा ही जाएगा। लेकिन पूजा, काजल और अखिलेश का यहाँ पर किसी प्रकार से मतदान का अधिकार नहीं होगा। भले ही इनने कंपनी में 50% से ज्यादा इनने शेयर खरीद लिए हैं, लेकिन इनके पास प्रेफरेंशियल शेयर हैं, इनको लाभ 100% मिलेगा, लाभ इन पे बटेगा ही बटेगा, लेकिन इनको यानी मतदान का अधिकार नहीं होगा, मतदान का अधिकार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इनको मतदान का अधिकार नहीं होगा। यहाँ मतदान का अधिकार होगा मनीष और रेणुका को, मतदान का अधिकार होगा। ये है समता शेयर और ये वरीयता प्रेफरेंशियल शेयर। तो मतलब जिनके पास प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं उनको वरीयता प्रेफरेंस दी जाती है, क्या दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, वरीयता दी जाती है कि तुम्हें तो एक लाभ का निश्चित हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं, वरीयता शेयर या समता, सॉरी वरीयता शेयर प्रेफरेंशियल वाले को और समता वाले को तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो विश्व के कुछ संवेदी सूचकांक देख लो, विश्व के कुछ संवेदी सूचकांक, तो मैंने कुछ लिखवा ही दिए थे, लेकिन बस देख लो, लिखवाया था लास्ट में, याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर बहुत पिटाई होने वाली है। लिखवाया था ना, एक मिनट, कुछ मैं ना खाली पेज निकाल लेता, खाली पेज यहाँ पे मिला, चलो चलो। देखो अब विश्व के कुछ संवेदी सूचकांकों की बात करें तो अमेरिका में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, एक को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है और दूसरे को नेस्डॉक कहते हैं। अमेरिका के दो बड़े सूचकांक स्टॉक एक्सचेंज है, एक को क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क को क्या लिखेंगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, है ना, और दूसरे को नेस्डैक कहते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज जैसे भारत में एनएसई बीएसई, इसी तरह वहां का ये शेयर बाजार है नेस्डैक। ये कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में दो प्रमुख क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, प्रतिदिन बेचे और खरीदे गए शेयरों के हिसाब से, उसके प्राइस के हिसाब से, उसके आधार पे ये विश्व की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। यानी इसके अंदर जो लिस्टेड है कंपनियां, तो शेयरों की खरीद बिक्री के हिसाब से, शेयरों की, शेयरों की खरीद बिक्री के हिसाब से, खरीद बिक्री के हिसाब से, बिक्री के हिसाब से, शेयरों की खरीद बिक्री के हिसाब से ये क्या है, दुनिया की, दुनिया की ये सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। कौन, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब आपने ये देखा, इसके साथ साथ आप देखोगे इसे कुछ वर्ष पहले यानी इंटर कॉन्टिनेंटल स्टॉक एक्सचेंज ने खरीद लिया है। ये जो NYSE है, इसको कुछ साल पहले इंटर कॉन्टिनेंटल स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कर लिया है, खरीद लिया है। अब ये दो सूचकांक जारी करती है। अब इसके कौन कौन से दो सूचकांक हैं, दो सूचकांक महत्वपूर्ण है, एक डॉव जोन्स, इसके दो सूचकांक है, जैसे कि बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी, इसी तरह इसके दो सूचकांक है जो कि आपको यहाँ पूछे जा सकते हैं। डोव जोन्स, डोव जोन्स इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल 30, दूसरा का जो नाम है एसएनपी, एसएनपी, एसएनपी 500, वही 3500। अब समझ ही गए होगी कि इसे क्यों ऐसा जुड़ा होता है, ये और ये। देखो मैंने बताया कि अमेरिका की दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जिसको इंटर कॉन्टिनेंटल स्टॉक एक्सचेंज ने खरीद लिया है, अब एक ये स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये इसके दो प्रमुख सूचकांक है, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल 30 और दूसरा S&P 500, ये दो इसके क्या है, इंपॉर्टेंट सूचकांक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब एक जो नेस्डॉक है, नेस्डॉक कंपोजिट करके, नेस्डॉक कंपोजिट करके इसका भी एक इंपॉर्टेंट सूचकांक है, नेस्डॉक, नेस्डॉक कंपोजिट सूचकांक समझ रहे हो ना, जैसे कि मैंने निफ्टी को बताया था, निफ्टी किसका सूचकांक है, एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का।
बीएसई का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। और मैंने बताया था ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है, इसे क्यों कहा जाता है? ये प्रमुख सूचकांक है। प्रमुख सूचकांक का मतलब कि इन्हीं के हेल्थ के अकॉर्डिंग, इनके ऊपर नीचे के अकॉर्डिंग ही उसमें से शेयर मार्केट में कंपनियों का हेल्थ कैसा है, ठीक है, इससे जज किया जाता है। ये सूचित करते हैं, ये इंडिकेटर्स होते हैं, एक इंडिकेटर्स होते हैं। तो जो कि इंपॉर्टेंट कुछ जो कुछ है विश्व की जो स्टॉक एक्सचेंज है मैंने लिखवा ही चुका हूं, तो उसमें कोई आपको पूछने की जरूरत नहीं है। चलो कुछ और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक हंगअप देख लो, हंगअप, हंगअप, हंग अप, ये सब शेयर मार्केट की कुछ शब्दावलियां हैं। हंगअप पूछा जाता है, ठीक है ना, ये क्या है, पूछा जाता है। देखो, यदि कोई व्यक्ति इस आशा से, ध्यान सुनना, यदि कोई व्यक्ति इस आशा से भविष्य में शेयर की कीमत बढ़ेगी बैठा रहे, ठीक है, कि शेयर की कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो शेयर के स्टॉक को रोके रखता है, होल्ड करके रखता है, तो इसी को हंगअप कहते हैं। इसी को हंगअप हंगअप कहते हैं, ठीक है। उदाहरण से समझना, उदाहरण से यहां समझना, जैसे यहाँ पे जो बच्चे हैं, तो इन बच्चों में से किसी एक ने, मान लो कि इन बच्चों में से जो कि शिवानंद ने शेयर खरीदा, शिवानंद ने शेयर खरीदा, मान लो शिवानंद ने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का। अब इस शेयर की कीमत 10 रुपया हो गई। अभी शिवानंद नहीं बेच रहे हैं, अभी शिवानंद नहीं बेच रहे हैं, इस उम्मीद से कि यह शेयर फिर से बढ़ेगा। यही दशा हंगअप है, यही दशा हंगअप है। समझ में आया? कि यदि कोई व्यक्ति इस आशा से, इस उम्मीद से बैठा रहे कि भविष्य में अभी शेयर क्या होगा, इसकी कीमत बढ़ेगी, और शेयर को होल्ड करके रखे रहे, इसी दशा को हंगअप कहा जाता है, इसी दशा को हंगअप कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी टर्मिनोलॉजी आपने देख लिया। दूसरा हेजिंग, चलो लिख लो हेजिंग। दूसरा क्या लिखना है? हेजिंग, है ना। चलो जल्दी से लिखो हेजिंग। अभी लास्ट में मैं ना एक दिन में सारा सब कुछ आपको ये बता दूंगा कि लास्ट के दिन की कैसे शेयर मार्केट में खरीदारी करी जाती है, ठीक है। चलो हेजिंग, हेजिंग, देखो, यह एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है, यह एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है। तो पहले तो ये जान लो कि दिस इज अ स्ट्रैटेजी, ठीक है। किसके लिए ये स्ट्रैटेजी है? ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, ये रणनीति है। होता क्या है कि मान लो कि इसके अंतर्गत कि जैसे कि कोई मुद्रा है या प्रतिभूति है, तो उसकी कीमत में उतार चढ़ाव क्या होता है, रहता है, हमेशा बना रहता है। तो इसकी नुकसान की जो इसका लॉस है, इसकी संभावना से बचने के लिए इसको समायोजित किया जाता है। इसके नुकसान या इसकी संभावना, लॉस की संभावना से बचने के लिए इसको समायोजित किया जाता है। तो इसका जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर होता है वो क्या करता है, विदेशी विनिमय दरों में उतार चढ़ाव होता रहता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो घटता बढ़ता रहता है, तो उसे लॉस होने के चांसेस रहते हैं, कि वो डरा रहता है कि हानि को, उसे क्या है, हानि ना हो जाए। तो इससे सुरक्षा के लिए वो जो फ्यूचर मार्केट होता है, जो भौतिक बाजार होता है, उसमें होने वाले परिवर्तनों से बचने के लिए वो वायदा बाजार में खरीदारी कर लेता है, वायदा बाजार में खरीदारी कर लेता है। वायदा बाजार क्या है, पहले आप ये जान लो, एक उदाहरण से समझाता हूं कि वायदा बाजार क्या है। जैसे कि मान लो एक किसान है, एक किसान है, एक किसान है, उसने अपने खेत में चना बोया, अपने खेत में चना बोया, ठीक है, चना ग्राम। अब उसे लग रहा है कि चना हो सकता है कि 3,000 से ऊपर का ना जाए, 3,000 से ऊपर का ना जाए इस साल।
तो वह वादा बाजार में क्या कर लेता है, इसे कोई और भी शंकाएं हैं कि मान लो चना जब आएगा तो बरसात हो जाएगी, तो चना मेरा मतलब है, काफी कुछ शंकाएं हैं कि हो सकता है बरसात हो जाए तो चना का रेट गिर जाए। मैं बताऊंगा बरसात होने पे, अगर आपको जैसे कि गर्मी में खासकर अप्रैल के माह में बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है तो उस समय चना का रेट गिर जाता है। मैं बताऊंगा क्यों गिर जाता है। तो अगर इस व्यक्ति को ऐसा, किसान को ऐसा उम्मीद है, ऐसा आशा है कि शायद चना जो मेरे पास है, अभी देखो खेत में इसने बोया है, ठीक है, अभी इसने कटाई नहीं करी है, ठीक है, अभी इसके घर चना नहीं आया है, तो इसको अगर ऐसा डर है तो यह वायदा बाजार में, फ्यूचर मार्केट में क्या कर दे, तय कर दे कि जो मेरे पास चना निकलेगा, मेरे पास चना निकलेगा, मैं क्या करूंगा कि इस चने को 2500 से नीचे नहीं दूंगा। इसे लगता है ऐसा, अगर मान लो इस किसान को फील होता है, तो अब ये किसान मुक्त है, इस डर से क्या है, मुक्त है कि उतार चढ़ाव लाख होता रहे, लाख पानी बरसे, लाख कोई समस्या हो, लाख मार्केट गिर जाए, अब वायदा बाजार में इसका रेट इतना तय हो गया है, तो इस रिस्क से ये क्या बच गया है, इस रिस्क से बच गया है। ठीक है, इसी को हेजिंग कहा जाता है, इसी को हेजिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर मार्केट 2000 का है, फिर भी इसको 2500 रुपया ही मिलेंगे, वायदा बाजार में इसको 2500 रुपया ही मिलेंगे, यही हेजिंग है। ठीक है, तो यह एक यानी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रणनीति है, स्ट्रेटजी है, ये उसकी रणनीति है कि रिस्क कैसे मैनेज किया जाए। तो जो एक्सचेंज मार्केट है, जो एक्सचेंज, इसके चलते उतार चढ़ाव होता रहता है, तो पहले से जो व्यक्ति क्या होता है, जो इसके चलते, डर के चलते, वो पहले से ही अपनी चीजों का वायदा बाजार में वस्तुओं या सेवाओं को क्या करता है, वो पहले से रेट तय करके बैठा हुआ होता है कि मैं इस का दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। तो वो क्या है, अब उसको लॉस भी हो सकता है कि मान लो कि उसने 2500 में तय किया था और सारा सब कुछ ठीक रहता है, तो 3500 में क्या हो जाए कि 3500 में आप देखोगे कि ये चना हो जाए, तो भी दोनों पॉसिबल है। अगर इसमें आप देखोगे कि लाभ है तो लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि जो मीडिएटर होता है ना, जो छोटा छोटा मोटा व्यापारी होता है, तो बेचारे किसानों के पास पैसे की कमी होती है, किसानों के पास पैसे की कमी होती है, खाद बीज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, उस किसान, उस व्यापारी से वो ऋण ले लेते हैं, और वो व्यापारी उनसे तय कर लेता है, दो चीज तय करता है। अब तो पहली ये सबसे पॉपुलर है कि जो तुम गर्मी में तुम्हारे पास फसल आएगी वो मुझी को बेचोगे। ठीक है, तो देखो वो किसान अब दबाव में है, अब वो आएगा, अभी उसने रेट नहीं तय किया है, लेकिन जब गर्मी में उसकी फसल आ गई और दबाव में है, वो बैठा हुआ है वो व्यक्ति, तो इस चीज को लेकर के वो दबाव में है कि अच्छा सोचेगा कि वो बोलेगा कि मैं चना तुम्हारे 2500 की लूंगा, तो वो बोलेगा नहीं भैया 2500 के तो नहीं दूंगा, क्योंकि रेट तो 3000 का है। तो फिर वो गुड़मुड़ाएगा, उल्टा सीधा नाटक करेगा। तो ये एक्चुअल में दबाव है, ये प्रेशर है, आज भी ये चीजें देखी जाती हैं। तो ये हेजिंग प्रेशर नहीं, हेजिंग को बता दिया बस मैंने, ये जो गांव में आज भी घटनाएं होती है उसको मैंने समझाया। ठीक है, तो हेजिंग मतलब रिस्क से बचने के लिए ये एक प्रकार की रणनीति है, ये रिस्क से मेंटेन किया जाता है, ये प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, तो आपने हेजिंग को भी देख लिया। चलो अब देख लो आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज, आरबी आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज, ये आर्बिट्रेज क्या है, देखो, विश्व के विभिन्न बाजारों में विदेशी विनिमय दरों के अंतर का लाभ उठाने के लिए आपने कई बार देखा होगा, जैसे हमारा मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है, कहीं दूसरे का स्टॉक एक्सचेंज है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि विश्व के जो बाजार हैं, तो इसमें अलग अलग रेट होता रहता है, इनका रेट बदलता रहता है। तो जो मुद्राएं हैं या प्रतिभूतियां हैं या कमोडिटी है, वो क्या करते हैं, जहां सस्ते दर पे खरीद के और जहां थोड़ा बहुत महंगा होता है वहां बेच देते हैं, वहां बेच देते हैं, इसी को आर्बिट्रेज कहा जाता है, इसी को आर्बिट्रेज कहा जाता है। इसको भी उदाहरण से समझिएगा, मनीष जी हैं, ठीक है, या चलो काजल जी ले लेते हैं इस बार, काजल है, काजल ने क्या किया, काजल जी ने कि इनने 1 किलो सोना खरीदा, 1 किलो इनने सोना खरीदा, ठीक है, कहाँ, भारत की कमोडिटी बाजार में, भारत में। अब सोना का इनने 20 रुपया, सॉरी 20 रुपया का मान लो 1 किलो इनने सोना खरीदा था। अब अफ्रीका की मार्केट में या अफ्रीका की जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहां इनका जो सोना है या कमोडिटी स्टॉक में ये 25 में जा रहा है।
ये 25 में जा रहा है, तो इस लाभ का जो अंतर है उसी दिन यहाँ से खरीद के और यहाँ बेच देंगे, ये लाभ बना लेंगे। इसी को आर्बिट्रेज कहा जाता है, इसी को आर्बिट्रेज कहा जाता है। ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा। देखो विश्व के जो विभिन्न बाजार हैं, इन इसके चलते आप देखोगे कि जो विनिमय रेट है, जो एक्सचेंज रेट है, विदेशी जो एक्सचेंज रेट है, इसके दरों में हमेशा परिवर्तन देखा जाता है। तो दरों में परिवर्तन के चलते, रेट में परिवर्तन के चलते इसका क्या है, लाभ उठा लिया जाता है। तो जो कमोडिटी है या कोई भी चीज है वो एक साथ खरीद करके और उसका विक्रय कर दिया जाता है, यही आर्बिट्रेज है। यही क्या है, आर्बिट्रेज है। ठीक है, अगला सब हेडिंग देख लो, आर्बिट्रेज के बाद बबल। ये बबल क्या होता है? बबल, देखो जब शेयर मार्केट क्या होता है, जब शेयर के बंद भाव और उसके खुलने के भाव में बहुत ज्यादा अंतर, इसी घटना को बबल कहा जाता है। मान लो कि शेयर, जैसे कि किसी के पास टाटा का शेयर है, टाटा कंपनी का शेयर है, ठीक है। आज शेयर मार्केट मान लो शाम में बंद हुआ, ठीक है, आज, और इसके शेयर की कीमत 100 रुपया, ठीक है, बंद होने पे। कल जब शेयर खुला, इसी कीमत इसकी 1 लाख हो गई, इसी की 1 लाख हो गई, उसी शेयर की कीमत, ठीक है, एक ही शेयर की कीमत आज शाम में यानी इवनिंग में कितनी, 100 रुपया, और यहाँ 1 लाख हो गई। तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, क्या है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, बहुत ज्यादा अंतर है, अंतर है। इसी को बबल कहा जाता है, इसी को इकोनॉमी की भाषा में बबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी देखा आपने। अब आपको देखना है क्रैश। अगला सब हेडिंग क्रैश देख लो। लोग खूब सुने होंगे, मार्केट क्रैश कर गया, कैसे क्रैश कर जाता है, ठीक है। और अभी ये जो हर्षद मेहता है, इनका एक वो आया है वेब सीरीज, उसमें भी इस टर्म्स का यूज किया जाता है। जब किसी शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में अप्रत्याशित बहुत ज्यादा गिरावट हो जाए, अचानक गिरावट हो जाए, इसी स्थिति को क्रैश कहा जाता है, इसी स्थिति को क्रैश कहा जाता है। मतलब अप्रत्याशित, अप्रत्याशित गिरावट, इसी को क्या कहा जाता है, क्रैश कहा जाता है। इसे भी उदाहरण से ही देख लो। जैसे कि मान लो सोहन के पास, सोहन के पास किसी कंपनी का शेयर है जिसकी कीमत 10 रुपया है, ठीक है, क्या है, 10 रुपया है, ठीक है। अच्छा, शेयरों की जो कीमत है मान लो, तो ये जो 10 रुपया है, अगर कल अचानक से सारे शेयर हैं, इनकी कीमत 1 रुपया आ जाए, यही क्रैश है। मार्केट अचानक से गिर जाना, अप्रत्याशित गिरावट आ जाना शेयर मार्केट में, अचानक से कई कंपनियों का शेयर कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा, इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को क्रैश कहा जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू, आज यहीं तक। और ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज मैंने जो भी पढ़ाया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पीटी और मेंस के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से करेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दिया करिए, मैं अगले दिन उन्हें जरूर सॉर्ट आउट कर दूंगा अगले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।